अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अनस और आप देख रहे हैं अनस इंटरेस्टिंग वीडियोस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और बड़े मज़े का टॉपिक लाया हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक ये बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे जहाज़ की है जो ना सिर्फ टाइटैनिक से साइज में 2 गुना है, यहाँ तक इसमें 2000 ज़्यादा लोग बिठाने की कैपेसिटी भी है। इस जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं 4252 लोग। इस जहाज का नाम है कोस्टा कंकॉर्डिया। इस जहाज को बनाने की कॉस्ट पड़ी $570 मिलियन। ये जहाज 7 दिन के सफर के लिए निकला है। इंटरटेनमेंट के लिए इसके अंदर क्या कुछ नहीं है। टर्किश बाथ, सोना बाथ, 4 बड़े बड़े स्विमिंग पूल, 5 रेस्टोरेंट, एक कैसीनो, एक बास्केटबॉल कोर्ट, एक बहुत ही बड़ा फिटनेस सेंटर जिसमें जिम है, 13 अलग अलग बार जो डिफरेंट जगहों पे बने हुए हैं। यहाँ तक एक F1 रेसिंग सिमुलेटर भी लगा रखा है इस जहाज के अंदर। इस जहाज को सबसे पहले जाना है इटली के शहर सवोना में, जहाँ पहुँचने में तकरीबन 1 दिन का वक्त लगता है। अभी जहाज को चले हुए 2.5 घंटे ही हुए थे कि सारे लोगों को ना एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सी आवाज़ सुनाई देती है, जिस आवाज़ की ओरिजिनल नॉइस भी हम लोगों के पास है, आप सुन सकते हैं। ये आवाज़ आई लोगों को 9:45 मिनट पे, और ये आवाज़ आते ही पूरे जहाज़ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जहाज़ एक तरफ टिल्ट करना शुरू कर देता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, घड़ी में टाइम था 9:45, एक ऐसा टाइम जब कुछ लोग अपने केबिन में सो रहे थे तो कुछ लोग डाइनिंग हॉल में बैठ के खाना खा रहे थे। कुछ सोए हुए लोगों की नींद टूट जाती है और जब वो अपने केबिन से बाहर आके देखते हैं तो वो देखते हैं कि जहाज़, हम लोग महसूस कर रहे हैं कि जहाज़ एक तरफ टिल्ट हुआ हुआ है, और जो लोग डाइनिंग हॉल के ऊपर बैठ के खाना खा रहे थे उन लोगों की प्लेट्स साइड में टेबल से गिरना शुरू कर देती हैं, और जो नीचे वाले कमरे में उनके अंदर तो पानी भी भरना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों, इस जहाज़ को कोस्टा कार्निवल नाम की एक कंपनी बनाती थी। इस जहाज़ को सबसे पहले तो एक कंपनी सिर्फ कार्गो शिप्स ऑपरेट करती थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इन लोगों ने अपनी कोस्टा लाइन शुरू कर दी, और देखते ही यूरोप के वर्ल्ड ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट क्रूज शिप कंपनीज में बन गई। आगे जाके साल 2000 में कार्निवल नाम की एक कंपनी इसको खरीद लेती है, तो कोस्टा कार्निवल की सबसे ज़्यादा बड़ी एक कंपनी बन जाती है। साल जून 2006 की बात है कि इन लोगों ने अपना पहला कंकॉर्डिया क्लास का जहाज़ लॉन्च किया, जो हम लोगों का आज का यही कंकॉर्डिया, कोस्टा कंकॉर्डिया है। उस दिन 13 जनवरी साल 2012 को जब ये जहाज़ अपने 7 दिन के सफ़र के लिए निकलता है, तो उस दिन जहाज़ के कैप्टन का नाम था कैप्टन शेटिनो। ये कैप्टन शेटिनो सबसे पहले कैप्टन थे जिनको ड्यूटी थी सबसे ज़्यादा बड़ी, और ये कैप्टन अपनी ड्यूटी को छोड़ के आगे जाके कहानी में कुछ ऐसा कर देते हैं कि इनको कैप्टन शेटिनो नहीं, कैप्टन शैतानो बुलाने का दिल करता है। ऐसी ये इस तरह की अजीब हरकत कर देते हैं। दोस्तों, अब ये हादसा हुआ किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जो कैप्टन शेटिनो थे वो एक टाइम में एक कैप्टन थे एक और जिनका नाम था मारियो पोलोम्बो, वो उनके अंडर काम किया करते थे। कैप्टन शेटिनो उनके ना अंडर काम किया करते थे मारियो पोलोम्बो के, और कैप्टन शेटिनो ना जिस दिन गुजरे थे उन दिन ना उनके ज़हन में एक आइडिया आता है। वो कहते हैं कि हाँ, मुझे याद आया, ये जो मेरे कैप्टन है मारियो पोलोम्बो, ये इटली के गिग्लियो आइलैंड पर रहते हैं और हम लोग तो इटली के गिग्लियो आइलैंड के पास से गुजर रहे हैं। तो वो ना 9:40 पे ये क्या नाम है, मारियो पोलोम्बो को कॉल निकाल के कहते हैं कि हम ना आपके आइलैंड के पास से गुजर रहे हैं, हम आपके लिए सायरन भिजा देंगे, हम आपको ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, आप हम लोगों का जहाज़ देखिएगा, इस जहाज़ के अंदर मैं हूँ। ये बात सुन के मारियो पोलोम्बो बताते हैं कि मैं तो इस वक्त गिग्लियो आइलैंड पर मौजूद ही नहीं हूँ, मैं तो इटली के किसी दूसरे शहर में हूँ। तो कैप्टन शेटिनो ना मन में सोचते हैं कि हाँ, अभी ये मारियो पोलोम्बो तो इसके अंदर नहीं है, तो जो है ना बाकी के गिग्लियो आइलैंड के लोग, वो मेरे चमकते जहाज़ का नज़ारा ले सके, तो मैं एक काम करता हूँ, गिग्लियो आइलैंड के पास से जहाज़ को ले चलता हूँ।
कभी भी अगर कोई भी जहाज किसी भी आइलैंड के किनारे से बहुत करीब से गुजरता है तो उसको सेल पास या सेल बाइट कहा जाता है। नॉर्मली इतने बड़े जहाज 7-8 किलोमीटर दूर समंदर के बीच में चल रहे होते हैं, क्योंकि इतने बड़े जहाज के लिए अब ज़्यादा पानी गहरा भी होना तो ज़रूरी है। लेकिन कैप्टन शेटीनो लोगों को ज़रा गौर से दिखाने के चक्करों में इस जहाज को किनारे से सिर्फ 150 मीटर दूर ले आए। जाहिर सी बात है, किनारे से 150 मीटर दूर तो बहुत सारे पत्थर होते हैं, लीव्स हो सकते हैं जिनसे जहाज टकरा सकता है, और जिस बात का डर था वही होता है। एक पत्थर कंकॉर्डिया जहाज से टकरा जाता है और इतना लंबा मतलब ये इम्पैक्ट होता है कि जो कंकॉर्डिया जहाज का हल था ना, उस पत्थर ने चीर के रख दिया। लगभग 70 मीटर लंबा निशान उसने डाल दिया और जहाज का नीचे वाला पार्ट ना यूं टूट गया, लंबा होता गया और टूट गया। जिस जगह पे ये इम्पैक्ट हुआ वो जगह किनारे से 100 मीटर दूर भी नहीं थी, और ये हादसा हुआ 9:45 पे। और जब मारियो कोलंबो से वो बात कर रहे थे तो इसी बात में कॉल की लाइंस कट हो जाती है और ये हादसा हो जाता है। और जिस आवाज़ की मैंने वीडियो की शुरू में बात की थी वो इसी चीज़ की आवाज़ ही थी कि पत्थर से टकराया था। तो जहाज़ अब नीचे से टूट चुका था, एक तरफ टिल्ट होना शुरू हो गया था, जहाज़ का इंजन फेल हो चुका था। जो कैप्टन शेटीनो थे वो लोगों को इंटरकॉम के ज़रिए बताते हैं कि आप लोग डरे नहीं, इस जहाज़ के अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ है। लेकिन असल में बात ये थी कि जहाज़ का पूरा इंजन फेल हो चुका था। पूरे जहाज़ का इंजन फेल हो चुका था। कैप्टन शेटीनो या कैप्टन शैतानो, आप जो भी कह के बुला सकते हैं, अपने लोगों से झूठ बोल के कहते हैं आप डरे नहीं, एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ है। लेकिन लोगों को तो ज़ाहिर सी बात है नहीं पता था कि इंजन फेल हो चुका है। तो जो कोस्टा कंकॉर्डिया के सेकंड कैप्टन थे वो अपने केबिन से बाहर आके देखते हैं। वो देखते हैं कि जहाज़ एक तरफ टिल्ट हुआ है, उनको महसूस होता है, और वो नीचे वाले कमरों में जाके देखते हैं तो पानी ऑलरेडी आ चुका था। तो वो ना फटाफट डर के इंजन रूम की तरफ भागते हैं, लेकिन इंजन रूम पता नहीं किसी वजह से खुल नहीं सकता था। उनको इंजन रूम के ग्लास से ही आर पार नजर आ रहा था कि सारे इंजन और सारे जनरेटर्स पानी के लपेट में आ चुके हैं और जहाज़ का इंजन फेल हो चुका है। जहाज़ एक तरफ टिल्ट करना शुरू कर देता है, टिल्ट करता रहता है। बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो जाता है, लोग चीखते हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। पूरी तरह से ना एक अजीब सा हो जाता है जहाज़ के अंदर। तो कैप्टन शेटीनो कुछ देर के बाद ऑर्डर दे देते हैं कि चलो अब जहाज़ छोड़ने का वक्त आ चुका है। जहाज़ टिल्ट कर रहा था तो यहाँ पे कैप्टन शेटीनो एक अक्लमंदी का काम ये कर देते हैं। वो सिर्फ इतना करते हैं कि कहते हैं कि जहाज़ और ज़्यादा डूब रहा है, हम लोग ना अगर पानी के अंदर डूब गए ना तो पानी के बीच में रहना हम लोगों के लिए ज़्यादा खतरा होगा। अगर हम आइलैंड के पास रहेंगे ना तो हम लोगों के लिए इजी रहेगा। जहाज़ एक बड़ा सा यू टर्न लेता है, जिसकी वजह से सीधा होने की जगह दूसरी तरफ टिल्ट करना शुरू कर देता है। पहले लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट कर रहा था, अब राइट साइड की तरफ टिल्ट करना शुरू कर देता है। कैप्टन शेटीनो ये हरकत करने के कुछ देर के बाद ही ऑर्डर दे देते हैं चलो अब निकलना शुरू करें। और कैप्टन शेटीनो अपना ऑर्डर देने के बाद पहले क्रू मेंबर में थे जो जहाज छोड़ के भागे। अब कैप्टन शेटीनो की ये ड्यूटी है कि वो लोगों को उठा के बिठाए, जो लोग डूबे हैं उन लोगों को लेके जाए और लाइफ बोट में बिठाएं, लाइफ जैकेट दें। लेकिन कैप्टन शेटीनो ने इस तरह नहीं किया। कैप्टन शैतानो ने खुद भागने का फैसला कर लिया। वो कहते हैं मैं एक काम करता हूँ, मैं पहला क्रू मेंबर बन जाता हूँ जो जहाज छोड़ के भाग जाता है। अपना ऑर्डर देने के कुछ मिनटों के बाद ही पहले क्रू मेंबर कैप्टन शैतानो जो छोड़ के भाग गए जहाज, वहाँ पे एक इंडियन क्रू मेंबर थे रसल रुबेलो, वो इंडियन वेटर के तौर पे वहाँ पे आए हुए थे। वो ना जो कैप्टन शेटीनो के ऑर्डर देने से पहले ही ना लोगों को लाइफ जैकेट दे रहे थे और लाइफ बोट्स में बिठाना शुरू उन्होंने कर दिया था। उनको जो लाइफ जैकेट दी गई थी
जो रसल रुबेलो को लाइफ जैकेट दी गई थी, वो जैकेट उन्होंने उतार के एक और बंदे को दे दी जिसके पास लाइफ जैकेट नहीं थी। उन्होंने खुद अपनी जैकेट उतार के दूसरे बंदे को दे दी। वो लोगों की मदद कर रहे थे, उनको लाइफ जैकेट दे रहे थे, लाइफ बोट्स में बिठा रहे थे। वो कैप्टन शैटिनो की तरह नहीं थे। लेकिन अब यहाँ पे एक ऐसा हादसा हो जाता है कि कैप्टन शैटिनो लोगों की जान बचाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन रसल रुबेलो उन लोगों में से थे जो अपनी खुद की जान नहीं बचा पाए। हम लोगों को एग्जैक्ट तो नहीं पता कि उनके साथ क्या होता है, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि उनकी पानी के अंदर डूब के डेथ हो गई, क्योंकि जहाज एक तरफ टिल्ट हो रहा था। और एक असल में ना गिग्लियो आइलैंड जो है ना, वो अपने लिहाज से उसको देखा जाए ना तो वो एक गांव की तरह, ज़्यादा लोग नहीं रहते, 700 पीपल, सिर्फ 700 लोग रहते हैं। लेकिन किसी भी बंदे को नहीं पता था कि उस रात गिग्लियो आइलैंड के ऊपर 3000 से ज़्यादा लोग रहेंगे। होता ये है कि गिग्लियो आइलैंड जब रसल रुबेलो की जब डेथ होती है ना, उसके बाद ही कैप्टन शैटिनो ना दूर से बैठे देखते हैं लाइफ बोट में कि हाँ अब बैठ रहे हैं, तो वो लाइफ बोट में बैठ के रवानगी कर देते हैं गिग्लियो आइलैंड के लिए, चल पड़े। तो वो लोग अब चलना शुरू कर देते हैं। और एक बंदा था, उनका नाम मुझे नहीं पता, वो गिग्लियो आइलैंड पे रहते थे। उनको दूर से पता चला है कि यहाँ पे एक जहाज डूबा हुआ है। वो एक हीरो बन के उस जहाज के, मतलब उनको कुछ भी नहीं हुआ, वो जहाज के अंदर थे ही नहीं, वो गिग्लियो आइलैंड पे रहते हैं। उन्होंने दूर से देखा है कि जहाज डूब रहा है और लोग फंसे हुए हैं। वो एक हीरो बनकर उन्होंने सच्ची में हीरो वाला काम किया। वो एक रस्सी लेते हैं और खुद लाइफ बोट में चले जाते हैं और वो वहाँ पे जाके ढेर सारे लोगों की जान बचाते हैं, क्योंकि अब एक तरह से जहाज राइट साइड की तरफ टिल्ट हुआ था, तो वो अब पानी के अंदर था आधा जहाज था। तो वो रस्सी की मदद लेके जो पानी के अंदर लोग फंसे थे वो उनको जाके बताते हैं। टोटल में अभी तक 13 लोगों की जान चली गई थी। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जितने भी लोगों की जान गई वो सिर्फ एक बहुत ज़्यादा दुख भरी हादसे की वजह से हुई, क्योंकि अब बहुत सारा पानी, अब जहाज ये टेढ़ा हुआ है, ऊपर से केबिन के दरवाजे के ऊपर पानी है, तो दरवाज़ा खोलना मुश्किल होता है, बहुत ज़ोर होता है। और सबसे ज़्यादा लोग जो मरे थे वो इसी वजह से मरे थे कि वो कैबिन के अंदर थे अपने, और वो दरवाज़ा ना खोले और पानी के अंदर डूब के उनकी डेथ हुई। वो खुद से एक हीरो बन के जाते हैं और जहाज के अंदर फंसे हुए लोगों को बचाते हैं। और एक तरफ तो इस तरह के लोग थे जो लोगों की मदद करने दूर दूर आइलैंड से आए थे, जिनमें 2 नाम अभी मैंने लिए, एक रसल रुबेलो और एक ये जो आए थे गिग्लियो आइलैंड से। ये 2 एक तरफ जिन्होंने बहुत लोगों की मदद की, लेकिन एक तरफ ये कैप्टन शैतानो टाइप के लोग जो शैतानी करके खुद ही पहले क्रू मेंबर बन के जहाज छोड़ के भाग गए। बहुत ज़्यादा ना लोग बचाते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बचाते रहते हैं। काफ़ी सारे लोग जो राइट साइड पे थे जहाज के मौजूद, वो लोग तो इजीली चले गए, रेस्क्यू हो गए। और कुछ लोग इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट था उनको कि वो कहते हैं कि हम लोगों को स्विमिंग आती है, हम लोग खुद पानी के अंदर कूद के चले जाते हैं। 2-3 नहीं, काफ़ी सारे लोग थे जो खुद पानी के अंदर कूद के चले गए तैर के, हम लोगों को स्विमिंग आती है, हम लोग तैर के चले जाएंगे। मसला सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए था जो लोग जहाज की लेफ्ट साइड पर मौजूद थे। पहले जहाज लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट कर रहा था, कैप्टन शैटिनो ने यू टर्न लिया, सीधा होने की बजाय राइट के तरफ टिल्ट होना शुरू हो गया, और लोगों के लिए, उनके लिए मसला बन गया जो जहाज के लिए लेफ्ट साइड पे थे। वो जहाज बहुत ज़्यादा टिल्ट होता है, 30, 40, 50 डिग्री तक वो टिल्ट हो गया अभी तक।
वो लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत लोग। रसल और बेलो तो चलो अब उनमें नहीं थे, लेकिन जो गिग्लियो आइलैंड से आए थे उन्होंने सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाया। उन्होंने बहुत मदद की लोगों की, और जो कोस्टा कंकॉर्डिया के दूसरे कैप्टन थे उन्होंने भी लोगों की बहुत मदद की। कई दिनों के बाद अब ये होता है कि बहुत सारे लोगों को ना इसके अंदर रेस्क्यू के अंदर होना पड़ता है दाखिल। बहुत सारे डाइवर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो लोग मतलब उनको इतना तो था कि हम लोग तैर सकते हैं, लेकिन जब वो पानी के अंदर गए तो उनको तो इतना हौसला ही नहीं पड़ा कि हम लोग तैरे किस तरह, उनको समझ ही ना आया क्या करे। तो लगभग 100 लोगों को डाइवर्स पानी के बीच से बचाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे इंजीनियर, रेस्क्यू करने वाले हेलीकॉप्टर्स आए, बहुत सारे लोग आए, और सारी रात ये ऑपरेशन चलता रहा, सारी रात ये ऑपरेशन चलता रहा। लेकिन अभी किसी बंदे को इस बात का पता नहीं था कि लोगों को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन अभी 2 से 2.5 हफ्तों तक चलना है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अभी भी राइट साइड पे फंसे हुए थे, जहाज की लेफ्ट साइड पे, सॉरी। तो वो लोग तो उस वक्त से रात से उसी जगह पे टिल्ट जहाज में खड़े हैं। अब सुबह जब उस जहाज के ऊपर रोशनी पड़ती है तो देखते हैं कि क्या हालत हो गई है जहाज की। जहाज पूरे तरीके से पानी के अंदर डूबा हुआ है, और जो बड़े बड़े कुएं होते हैं ना, उस तरह के जहाज के अंदर बन गए थे। ऑलमोस्ट राइट साइड की तरफ जितने भी लोग, लेफ्ट साइड की तरफ जितने भी लोग थे ना, उन सारों को रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन जो लोग राइट साइड की तरफ थे, मसला उनके लिए हो जाता है। ऑलमोस्ट सारे लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं वो लोग। अब बहुत दिनों के बाद वो हेलीकॉप्टर्स उस तरफ जाके लोगों को बचाते हैं। वो कई दिनों तक वो जो गिग्लियो आइलैंड से जो लोग बंदा आया था हीरो बन के, वो कई दिनों तक लोगों की मदद करते रहते हैं। मतलब वो खुद भी आराम करते, लेकिन लोगों की मदद करना उन्होंने नहीं छोड़ी। वो जिस दिन बढ़ते जाते वो लोगों की मदद कर रहे, और दिन गुजरते गए। कैप्टन शर्टिनो आराम से गिग्लियो आइलैंड के ऊपर बैठ के देख रहे। तकरीबन 250 से वो 2500 से लेके 3000 तक लोगों को गिग्लियो आइलैंड के ऊपर ले जाते हैं वो लोग। बहुत सारे जो कैंटीन एरिया, स्कूल्स, चर्च, इस तरह की चीज़ें खोल देते हैं वो, ताकि लोगों को शेल्टर प्रोवाइड किया जा सकते हैं। उनको गर्म कपड़े देते हैं जो लोग रेस्क्यू हो गए थे। लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। वो कई हफ्तों तक वर्क करते हैं, तकरीबन 1 हफ्ता भी गुजर जाता है, तभी अभी भी लोग पानी के वो जहाज के अंदर ही थे। वो लोग इतने परेशान हो जाते हैं, हाय अल्लाह, हम 1 हफ्ते से जहाज के अंदर है, हम लोगों को पता भी नहीं है। वो लोगों को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू कर भी लेते हैं। और फाइनली 2.5 हफ्तों के बाद जाके ये सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब होता ये है कि जब होते हैं ना वो लोग सारे, जब इंजीनियर उस जहाज़ को देखा जाता है ना, तो वो उस जहाज़ को कंस्ट्रक्टिवली टोटल लॉस दे देते हैं कि अब ये जहाज़ इतने बुरे तरीके से इसका एक्सीडेंट हुआ है, सारा कुछ इस जहाज़ के अंदर तबाह हो गया है, अब इस जहाज़ को यूज़ नहीं किया जा सकता। ये वही जहाज़ है जिसके अंदर टर्किश बाथ, सोना बाथ, इतनी सारी चीज़ें थी, 4 बड़े बड़े स्विमिंग पूल, 5 रेस्टोरेंट्स, 13 अलग अलग बार, एक कसिनो, एक बास्केटबॉल कोर्ट, F1 रेसिंग सिमुलेटर, एक बहुत ही बड़ा फिटनेस सेंटर, जिम था जिसमें। लेकिन अब वो कह देते हैं कि अब इस जहाज़ को यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें गलती किसकी थी? कैप्टन शैतानो। वो अब दूर बैठे हर दिन नज़ारा कर रहे हैं कि हाय अब इसका क्या है, ये क्या है, वो जहाज़ को देख ही जा रहे हैं बस। तो वो लोग, अब मसला ये था कि सारे लोग रेस्क्यू हो गए थे, लेकिन अब काम ये था कि इस जहाज़ को यहीं पे ही समंदर के बीच में नहीं छोड़ सकते। अब सारी जिंदगी ये जहाज़ यहीं पे पड़ा रहता तो क्या होता?
बड़ा काम ये था कि जहाज को वापस से लेके जाना है। तो वो लोग सबसे पहले ना इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत चाहिए थी। लोग क्या करते हैं कि पानी के बीच में एक बहुत बड़ा सा स्टील स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक बड़ा सा। उसके बाद जहाज की एक साइड पे बहुत बड़े बड़े बक्सों को लगाया जाता है, जिन बक्सों को हम कह सकते हैं कैसन्स। उन बक्सों को कैसन्स कह के बुलाया जाता है। टोटल में एक साइड पे 15 कैसन्स लगाए गए। उन कैसन्स के अंदर पानी भरा गया और वायर्स और रोप की मदद से उसको स्टील स्ट्रक्चर से बांध के वेट आया, तो वो जहाज एक तरफ यूं ना खड़ा हो गया, एक तरफ जहाज स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर। अब दूसरी तरफ अब काम था इस जहाज को पानी के ऊपर तैराना है। उसके लिए उन लोगों ने दूसरी साइड पे भी बहुत सारे कैसन्स लगाए, 15 ही लगाए थे, क्योंकि कैपेसिटी कैसन्स की इतनी थी कि इतने लगा सकें। वो उसके अंदर भी पानी भरते हैं, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है अब उनको पहले भरा जाता है और फिर इकट्ठे दोनों साइड के कैसन से पानी निकाल दिया जाता है, जिससे बड़े बड़े कैसन 15 कैसन और 15 30 बड़े बड़े कैसन फ्लोट करने लग जाते हैं और वो जहाज के साथ चिपके हुए थे, तो जहाज भी उनके साथ फ्लोट करना शुरू हो जाता है। अब एक और चीज़ थी कि इस जहाज से ऑयल को निकालना है या पेट्रोल को निकालना है। सबसे पहले इस जहाज के अंदर 19 लाख लीटर फ्यूल था। जस्ट इस जहाज ने चलना शुरू किया था। सबसे पहले जब बिल्कुल इसको तैयार हुआ तो आई थिंक इसके अंदर 20 लाख लीटर फ्यूल था, क्योंकि थोड़ा चला था इसीलिए 19 लाख हो गया। 19 लाख लीटर फ्यूल था और फ्यूल निकालने का काम सबसे पहले किया गया। तो ये काम हुआ दिसंबर में। तो दिसंबर में जाहिर सी बात है अब ठंडियों का मौसम होता है, सर्दियों का, तो सबसे पहले ना तेल को रीहीट किया गया। रीहीट करने के बाद दूसरे शिप की मदद से ना एक पाइप के जरिए से ना उसको निकाल के किया गया, रीहीट किया गया उस ऑयल को, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आ चुका था, बहुत ज़्यादा की बात होगी, तो रीहीट किया गया और फिर दूसरी तरफ से एक टैंक और पाइप की मदद से सारे फ्यूल को निकाल लिया गया। अब ये सारा प्रोसेस हुआ, ये स्टील स्ट्रक्चर बनाया गया, कैसन्स लगाए गए, इसको खड़ा किया गया और जब जहाज कैसन्स के साथ फ्लोट करने लगा तो एक दूसरे जहाज की हेल्प ली गई जो उसको टो करके लेके जाता है किनारे के ऊपर। तो अब सारे लोग ये तो इंजीनियर्स कह देते हैं कि अब इस जहाज को यूज नहीं किया जा सकता। एक ही तरीका था, इसको डिसअसेंबल करके इसके स्क्रैप मेटल को बेच दिया जाए, उससे भी पैसा आता है। लेकिन अभी तक ये स्टील स्ट्रक्चर करने तक ही इस कंपनी को 1.2 बिलियन डॉलर का खर्चा पड़ चुका था, लेकिन अभी भी इस कंपनी को खर्चा उठाना था, क्योंकि जाहिर सी बात है डिसअसेंबल करने में, बेचने में अब लोगों की मेहनत लगती है। अब एक एक मेटल की चीज़ को अलग करे, डिसअसेंबल करे, लोगों की मेहनत लगती है। वो लोग फटाफट काम शुरू करते हैं, इसके ऊपर भी काम होता है सारा। जब जहाज डिसअसेंबल हो जाता है तो इसके स्क्रैप मेटल को बेच दिया जाता है। उसके बाद एक ही मेन काम था कि लोगों को, ये लोग क्या करते हैं कि ये ये लोग सफ़र भी नहीं कर पाए, 7 दिन का सफ़र था, 2.5 घंटे में जहाज डूब गया, उनके लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल भी रही। तो सारे लोग क्या कहते हैं, ये कंपनी एक एक बंदे को उसकी टिकट का पैसा वापस करती है, टिकट की जितनी प्राइस थी वो वापस करती है, और साथ एक एक बंदे को 1 मिलियन रुपीस दिए जाते हैं, 1 मिलियन रुपीस पर पैसेंजर। और जिन लोगों के डेथ हुई थी उन लोगों की फैमिलीज को एक बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट बताए बगैर दी गई।
टोटल में जो इस कंपनी को लॉस हुआ वो $2 बिलियन का हुआ। सिर्फ 2 बिलियन नहीं, $2 बिलियन का इनको ना लॉस हुआ। सारा काम हो गया, सारे लोगों का हो गया। अब आपके जहन में एक ही बात होगी, कैप्टन शैतानो, उन शैतान के साथ क्या हुआ जो इस हादसे के मेन प्रॉब्लम थे, जिन्होंने सबसे पहले अपने लोगों को कहा कि जहाज अभी एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ है, उसके बाद अपने लोगों को टाइम के ऊपर बताया नहीं, उसके बाद एक के ऊपर एक झूठ बोले, और सबसे बड़ी बात अपना ऑर्डर देने के कुछ ही मिनटों के बाद वो पहले क्रू मेंबर में थे जो जहाज छोड़ के भाग गए। अब ना यहाँ पे लीगल केसेस भी सामने आना शुरू हो गए, और जब कैप्टन शैटिनो को कोर्ट में ले जाया जाता है तो वहाँ पे कैप्टन शैटिनो एक ऐसी बात फेंक देते हैं कि वो एक बात कहते हैं कोर्ट के जज से, ये नहीं, मैं तो नहीं गया था, मेरे साथ इस तरह हुआ कि जब ये जहाज 60 से 70 डिग्री के एंगल पर था तो मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं जहाज से गिर के लाइफ बोट में गिर गया, और लाइफ बोट में गिरा और इस तरह लाइफ बोट चल पड़ी और मैं लाइफ बोट से चला गया। अब जाहिर सी बात है कि इस बात के ऊपर किसी को भी बिलीव नहीं था, कोर्ट के जज ने इस बात के ऊपर यकीन नहीं किया, और ये बात झूठी थी। कैप्टन शैटिनो, जो मैंने बात शुरू में की थी, जिनके लिए कैप्टन शैतानो ये कर रहे थे कि हम मारियो पोलोम्बो को दिखाते हैं, मारियो पोलोम्बो इस हादसे के बाद बताते हैं कि कैप्टन शैटिनो हमेशा से इस तरह के झूठे इंसान रहे हैं। वो कई जगहों पे जब उनकी गलती होती थी तो अपनी गलती को एडमिट करने के बाद झूठ बोलना ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो उसी दिन की बात है जो एक और वहाँ पे एक और बंदा था, वो कहते हैं कि वो बिना लोगों को बचा रहे थे। वो अब एक जगह पे बताते हैं, उन्होंने कहा कि ये ना मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा ख़राब मोमेंट था, मैं इस तरह का मोमेंट अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं देखा, और मुझे आप लोग हीरो करके ना कहें, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है। एक बंदे की, एक कैप्टन की जो ड्यूटी होती है, असल में भी एक इंसान की भी यही ड्यूटी होती है कि उसको अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना होता है। कोर्ट के जज कैप्टन शैटिनो की बात के ऊपर यकीन नहीं करते और इनके ऊपर मेंस चार्ज का लगाया जाता है और इनको 16 साल की जेल सुनाई देती है। उनको बता देती कि अब आपको 16 साल की जेल है। उसके कैप्टन शैटिनो को छोड़ के भी पता नहीं कुछ 5 लोगों को जेल होती है, लेकिन उनको सिर्फ 2 साल की जेल होती है, क्योंकि मेन जो गलती थी वो कैप्टन शैटिनो की थी। पता नहीं उनको किस वजह से होता है, वो हम लोगों को नहीं पता। तो मारियो पोलोम्बो ने भी यही बताया कि कैप्टन शैटिनो हमेशा से इस तरह के झूठे इंसान रहे हैं। अब आपको इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हम लोग झूठ कभी भी ना बोले। अगर हम लोगों को कोई बंदा कोई ड्यूटी देता है तो उस ड्यूटी को हम कोई मजाक ना समझे। हम लोगों को अगर कोई बंदा ड्यूटी देता है तो कैप्टन शैटिनो की एक इस तरह का था कि कैप्टन शैटिनो ने अपनी ड्यूटी एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। जब वो जहाज के कैप्टन बने तो उनको ये पता ही नहीं था कि मेरी ड्यूटी है क्या, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी एक कान से सुनी और दूसरी से निकाल दी। तो इस कहानी से हम लोगों को ये सबक मिलता है कि हम लोगों को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा परेशानी बन सकती है हम लोगों के लिए। तो झूठ कभी भी ना बोलें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की मज़े की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल अनस इंटरेस्टिंग वीडियोस को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट भी एक अच्छा सा कर दिया करें। अगर आप कोई इसी तरह की मज़े की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता दिया करें। मैं आपके लिए जल्दी से जल्द वीडियोस लेके आया करूँगा। मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।